चैनल के नाम के आगे साइंस लगा लेने से कोई साइंटिस्ट नहीं बन जाता है। उसी प्रकार चैनल के नाम के आगे विज्ञान लगा लेने से कोई वैज्ञानिक नहीं बन जाता है। अज्ञानी और पाखंडियों की यही पहचान है कि वो अपने आप को सबसे बड़ा विद्वान दिखाते हैं। ऐसा ही एक चैनल है विज्ञान दर्शन। इनका काम वेदों से विज्ञान निकालना है। एवोल्यूशन अज्ञान के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। दूसरे लाइव स्ट्रीम में संजय कुमार जी हमें म्यूटेशन की सच्चाई बता रहे हैं। संजय कुमार जी एवोल्यूशन के 4 कारण बताते हैं: म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट और माइग्रेशन। उन्होंने स्लाइड के माध्यम से दिखाया कि म्यूटेशन एवोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण है, सबसे प्रधान कारण है। संजय कुमार यहाँ पर भी ये नहीं बताते कि कैसे म्यूटेशन एवोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण है। उनका ये क्लेम ठीक नहीं है। म्यूटेशन अकेला जीवों में कोई चेंज नहीं लाता, ये बस रॉ मटेरियल है। म्यूटेशन डीएनए में होने वाला एक रैंडम चेंज है जो नए वर्जन ऑफ जीन्स को क्रिएट करता है। इसमें नेचुरल सिलेक्शन को एक प्रधान कारण माना जा सकता है। नेचुरल सिलेक्शन ही यह निर्धारित करता है कि कौन सा म्यूटेशन उस समय के एनवायरनमेंट के हिसाब से उस जीव के सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए बेस्ट है। चारों मैकेनिज्म मिलकर साथ काम करते हैं। ये बात ठीक है कि म्यूटेशन एक कारण है, क्योंकि बिना म्यूटेशन के एवोल्यूशन संभव नहीं है, लेकिन म्यूटेशन को एक बड़ा कारण बोलना ठीक नहीं है। संजय कुमार जी कहते हैं कि लोग म्यूटेशन चिल्लाते तो रहते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि म्यूटेशन किस स्टेज में होना चाहिए। फिर संजय कुमार अपने ज्ञान से बताते हैं कि जाइगोट से लेकर ब्लास्टोसिस स्टेज के बीच में म्यूटेशन होना चाहिए। यदि उसके बाद कोई म्यूटेशन होता है तो वो उतना प्रभावी नहीं होता। संजय कुमार जिस म्यूटेशन की बात कर रहे हैं उसे सोमेटिक सेल म्यूटेशन कहते हैं। वैसे मुझे ये समझ नहीं आया कि संजय कुमार सोमेटिक सेल म्यूटेशन की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइप के म्यूटेशन का एवोल्यूशन में कोई योगदान नहीं होता है। इस म्यूटेशन का एवोल्यूशन से क्या लेना देना है? इनका पूरा वीडियो ही इनकी एवोल्यूशन की अज्ञानता से भरा हुआ है। पूरे वीडियो में सोमेटिक सेल म्यूटेशन की बात की है। सोमेटिक सेल में हुए परिवर्तन इंडिविजुअल लिविंग ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करते हैं। इस प्रकार का म्यूटेशन हेरिडेटरी नहीं होता, मतलब ये ऑफस्प्रिंग में पास ऑन नहीं होते हैं। केवल जर्मलाइन सेल में हुआ म्यूटेशन ही ऑफस्प्रिंग में पास होता है। इसलिए जर्मलाइन सेल म्यूटेशन एवोल्यूशन के होने का कारण है, न कि सोमेटिक सेल म्यूटेशन। पूरे वीडियो में संजय कुमार यही बात कर रहे हैं कि हम लोग एप लाइक क्रिएचर से इवॉल्व होकर आए हैं। कभी न कभी तो एप में किडनी, आरबीसी, ब्लड वेसल्स आदि चेंज हुए होंगे, और जब ये होगा तब वह जीव जीवित नहीं बचेगा। यदि संजय कुमार की बात मान भी ले तो इससे एवोल्यूशन में क्या समस्या आ रही है? संजय कुमार जो उदाहरण दे रहे हैं वो सब सोमेटिक सेल म्यूटेशन के हैं। इससे एवोल्यूशन का कोई लेना देना नहीं है। पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो में भी बिना एवोल्यूशन को समझे संजय कुमार ने क्वेश्चन उठा दिया है। पिछले एपिसोड में गिल्स को लंग्स बना रहे थे, जबकि उनको ये बात पता ही नहीं कि गिल्स लंग्स बने ही नहीं है। उनके फॉलोअर विज्ञान वेद से पढ़ते हैं, सो उनको किसी बात का पता नहीं चलता कि संजय कुमार उनसे झूठ बोल रहे हैं। इस सीरीज में आप यही देखेंगे कि संजय कुमार अपने आप को एवोल्यूशन का ज्ञानी दिखाएंगे, फिर अपने मन से एवोल्यूशन के नाम पर काल्पनिक कहानी बनाकर उसका खंडन करेंगे, फिर लोगों को बताएंगे कि देखो एवोल्यूशन खंडित हो गया, क्योंकि इनको देखने वाले लोग ने आज तक सत्यार्थ प्रकाश के बाहर की दुनिया देखी नहीं है। उनको लगता है कि वेद और सत्यार्थ प्रकाश में ही ब्रह्मांड विद्या लिखी है, इसलिए उनको संजय कुमार की सामान्य से झूठ समझ नहीं आती। एक बार जर्मलाइन सेल में हुए म्यूटेशन कोई नई स्पीसीज नहीं बनाती। ओवर द मैनी जनरेशन जर्मलाइन सेल में छोटे छोटे रैंडम म्यूटेशन का संचय होता जाता है। इसमें कुछ जीन पूल को एडेप्टिव एडवांटेज भी प्राप्त होता है, जो इसको सर्वाइव और रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन इसमें से बेस्ट बेनिफिशियल ट्रेट को एम्पलीफाई करता है और ऐसे जाकर जीवों में कुछ परिवर्तन आता है। ये लाखों सालों में आने वाला परिवर्तन है। Paper suggests that in humans, the per base mutation rate is about 1.1 into 10 to the power minus 8 per nucleotide per generation. Since the human genome has about 3 billion base pair, this translates to 30 to 60 mutation per generation. अर्ली 18th सेंचुरी में इंग्लैंड में पेपर्ड मॉथ थे। यह एक प्रकार का कीड़ा है। ये मुख्यतः 2 कलर में थे, एक लाइट और दूसरा डार्क। जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तब फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं और प्रदूषण ने पेड़ों के तने को काला कर दिया। लाइट कलर के पेपर मॉथ पेड़ के काले तने पर आसानी से दिख जाते थे, इसीलिए पक्षियों ने उन्हें ज्यादा संख्या में खा लिया। इसके विपरीत गहरे डार्क कलर के पेपर्ड मॉथ पेड़ के काले तनों पर आसानी से छिपने में कामयाब रहे और इस कारण से उनके जीवित रहने की संभावना बढ़ गई। इस प्रकार नेचुरल सिलेक्शन के कारण गहरे रंग के पेपर्ड मॉथ की संख्या बढ़ने लगी और हल्के रंग के पेपर्ड मॉथ की संख्या कम होती चली गई। पर्यावरण में हुए बदलाव के कारण जीवों की अनुकूलनशीलता और जीवित रहने की क्षमता में बदलाव आया, जो नेचुरल सिलेक्शन और म्यूटेशन का एक बेहतर उदाहरण है। इस रिसर्च पेपर को आप विस्तार से जाकर पढ़ सकते हैं। यहाँ मैंने आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। मजे की बात यह है कि
इस पेपर्ड मॉथ को एविडेंस के रूप में 12th क्लास की बायोलॉजी में भी दिया गया है। वेद से विज्ञान निकालने वाले 12th तक एनसीईआरटी भी ढंग से नहीं पढ़ते, यदि पढ़ते तो ये नौबत नहीं आती। संजय कुमार जी कहते हैं कि सबसे ज्यादा हार्मफुल म्यूटेशन होता है, ये भी गलत है। अगर रेशियो की बात की जाए, न्यूट्रल थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन कहती है कि न्यूट्रल म्यूटेशन सबसे ज्यादा होते हैं। अगर मोटे तौर पर रेशियो पता की जाए तो न्यूट्रल म्यूटेशन कुल म्यूटेशन का 70 से 75% होता है, हार्मफुल म्यूटेशन 20 से 25% और बेनिफिशियल म्यूटेशन लेस देन 5% होता है। संजय कुमार कहते हैं कि म्यूटेशन को रैंडम क्यों कहते हैं? क्या म्यूटेशन प्री प्लान्ड भी होता है? सारी की सारी म्यूटेशन रैंडम होती है। वो तो हमने 12th क्लास की बायोलॉजी में ही पढ़ लिया था कि म्यूटेशन आर रैंडम एंड डायरेक्शनलेस। म्यूटेशन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के अंदर चेंज को कहते हैं। क्योंकि ये रैंडम होता है इसीलिए इसे रैंडम म्यूटेशन कहते हैं। ये समझना इतना मुश्किल नहीं है। संजय कुमार जी का अगला क्लेम ये होता है कि रैंडम म्यूटेशन से नए जीव नहीं बन सकते। इसके लिए वो दीवार, सोने के आभूषण और जंगल में बने घर का उदाहरण देते हैं। संजय कुमार जी का कहना है यदि कोई चीज बनी है तो उसके पीछे प्लानिंग है। बॉडी जैसी कॉम्प्लेक्स रचना रैंडम म्यूटेशन से कैसे बन सकती है? संजय कुमार का क्लेम म्यूटेशन में कुछ वीकनेस को दिखाता है, जैसे रैंडमनेस, लैक ऑफ ऑर्डर एंड लैक ऑफ डायरेक्शन। ये बात ठीक है कि म्यूटेशन रैंडम है, लेकिन नेचुरल सिलेक्शन रैंडम नहीं है। इसमें बेनिफिशियल ट्रेट ही सिलेक्ट होते हैं, बाकी एलिमिनेट हो जाते हैं। इस प्रकार नेचर ओवर द टाइम ऑर्डर को व्यवस्थित करती है। दीवार को, आभूषण को, घर को म्यूटेशन से कंपेयर करना फॉल्स इक्विवेलेंस है, क्योंकि एवोल्यूशन एक प्राकृतिक और सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है। घर और आभूषण की तरह प्लान्ड और डायरेक्शनल नहीं है। संजय कुमार कॉम्प्लेक्सिटी को आधार बनाकर कहते हैं कि ये अपने आप रेंडमली नहीं हो सकता। सच्चाई ये है कि नेचर में कॉम्प्लेक्स चीजें बिना किसी के बनाए भी बन जाती है, जैसे स्नोफ्लेक्स, वाटर वेपर। क्लाउड में एक रेडियल सिमेट्री इमेज को बनाता है। इसको जब मैंने पहली बार देखा तो सोच में पड़ गया, ऐसा व्यवस्थित डिजाइन अपने आप कैसे बन सकता है? निश्चय ही ये संसार आश्चर्यों से भरा हुआ है। इतना कॉम्प्लेक्स सूर्य, पृथ्वी, चांद अपने आप बने हैं क्योंकि आपके गॉड का तो कोई एविडेंस ही नहीं है। बॉडी में फंक्शन अपने आप हो रहे हैं। मैं संजय जी से पूछना चाहता हूँ, डीएनए ट्रांसक्रिप्ट होकर के एमआरएनए बनाता है, एमआरएनए ट्रांसलेट होके एमिनो एसिड की एक चेन बनाती है जो एक खास प्रोटीन का निर्माण करती है। क्या ये आपको कॉम्प्लेक्स नहीं लगता? इसको कौन सा ईश्वर कर रहा है? आगे संजय कुमार जी कह रहे हैं कि आरबीसी, किडनी, हार्ट आदि में परिवर्तन होते ही जीव मर जाएगा। इस पर अपना ज्ञान प्रकाशित कर रहे हैं। इसका उत्तर दोबारा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि संजय कुमार को ये पता ही नहीं कि आरबीसी, किडनी या अन्य सेल में म्यूटेशन होने से एवोल्यूशन नहीं हुआ है। ये प्रश्न करना ही संजय कुमार की एवोल्यूशन अज्ञानता को दर्शाता है। एपिसोड 2 में भी वही गलती कर रहे हैं, चिंपैंजी से ह्यूमन को बना रहे हैं, जबकि कई बार इसको बताया जा चुका है कि एवोल्यूशन एक ब्लाइंड प्रोसेस है। एवोल्यूशन का लक्ष्य ह्यूमन जैसी स्पीसीज को बनाना नहीं था।